देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्यों ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, कोविड-19 महामारी के दौर में ई-संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर हुई साबित। गृह मंत्री अनिल विज ने जनहित में कड़ा रुख अपनाते हुए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश किए जारी। एफआईआर का निपटान नहीं करने पर पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कराधान, पुलिस, परिवहन तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ की संयुक्त बैठक। जीएसटी की चोरी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्यों ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दशहरा के पावन त्योहार पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा, जिसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन पर्व पर मेरी मंगल कामना है कि हम सब पूरी मानवता के कल्याण की भावना के साथ सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। उन्होंने इस अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और सेना की तैयारियों का मूल्यांकन भी किया। उन्होंने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों की दृढ़ भावना, अटल प्रतिबद्धता और अदम्य साहस के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को सशस्त्र सेनाओं के प्रति गर्व है और संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। अपने संबोधन में उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों की सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा को विजयदशमी के पर्व की भावना का सजीव साक्षी बताया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सशस्त्र सुरक्षा बलों की वीरता और प्रतिबद्धता उन प्रमुख कार्यों में से एक है जिनके आधार पर भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ा है और ये विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में एक हो गया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि सरकार स्वदेशी उपकरणों के उत्पादन के जरिए देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले हम सेना की शक्ति को अद्यतन करने के लिए उपकरणों के आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब बहुत से प्रमुख हथियार और उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रही है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। आईटीबीपी एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है और अधिक ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी मानवीय शक्ति
के तौर पर काफी विकसित हुआ है, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति के आदर्श के रूप में काम करता है। हमारे देश के हिमवीरों को सलाम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में घर बैठे चिकित्सीय परामर्श लेकर उपचार करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हुई। उन्होंने कहा कि हमने हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया है। प्रदेश के हर जिला सिविल अस्पताल में एक टेली कंसल्टेशन हब स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिस्ट हब शुरू किए गए हैं। इस टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 2,50,000 टेली परामर्श प्राप्त हो चुके हैं। ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन सेवाओं से हरियाणा के स्वास्थ्य परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। इस सेवा से मरीजों के इलाज का खर्च न के बराबर है और आने जाने की दिक्कतें भी खत्म हुई हैं। समय में होता भी नहीं है, कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता। केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं। अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है। तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की 700 सीटें थी। अब हमारी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। आज काफी मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिससे एमबीबीएस की सीटें लगभग 1900 हो चुकी हैं। अभी जितने मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं, उनके बनने से मेडिकल कॉलेजों की संख्या 25 हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की 3500 सीटें उपलब्ध होंगी। आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है। और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में हैं, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजी की सीटों में भी वृद्धि हुई है। इनके अलावा पैरामेडिक्स, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर जनहित में कड़ा रुख अपनाते हुए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 11 मई 2023 को पत्र लिखकर सूचना भी मांगी गई थी। अनिल विज ने बताया कि प्रदेश के जिन विभिन्न जिलों में 372 जांच अधिकारी को निलंबित किया गया है, उनमें गुरुग्राम में 60, फरीदाबाद 32, पंचकुला 10, अंबाला 30, यमुनानगर 57, करनाल 31, पानीपत 3, हिसार 14, सिरसा 66, जींद 24, रेवाड़ी 5, रोहतक 31 और सोनीपत में 9 आईओ हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दर्ज एफआईआर के शीघ्र निस्तारण के लिए उनके द्वारा कई बार कहा गया। पिछले महीने मैंने आदेश दिया था कि उन सभी आईओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए जिन्होंने 1 वर्ष में एफआईआर का निपटारा नहीं किया है।
इन मामलों की संख्या बहुत अधिक थी, जो लगभग 3000 से अधिक है। गृह मंत्री ने कहा कि उनके निर्देश के बावजूद अभी भी 372 आईओ ऐसे हैं जिन्होंने मामलों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया है और उनके द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं। वे लोगों को उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इन सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए और उनके मामलों को 1 महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीएसपी को स्थानांतरित कर दिया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो आप डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में कराधान, पुलिस, परिवहन तथा खनन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि राज्य में जीएसटी की चोरी पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सके। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी एक ऐसा तंत्र बनाएं जिससे कि अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग, टैक्स चोरी करके कमर्शियल सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के मामले को ट्रैक किया जा सके और एक विभाग द्वारा की जाने वाली विभागीय कार्रवाई की सूचना उक्त सभी विभागों को मिल सके। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम से जीएसटी की चोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कुछ शिकायतें ऐसी मिलती हैं जिनमें ट्रक या अन्य बड़े वाहन एक स्थान से खनन का सामान लेकर कागजों में चलता दिखाया जाता है, बाद में उसकी खबर नहीं होती कि वह कहां गया। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए और कहा कि जीएसटी की चोरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनन वाले क्षेत्रों में जीएसटी चोरी के मामले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कराधान, पुलिस, परिवहन तथा खनन विभाग के अधिकारी परस्पर सूचना का समय पर आदान प्रदान करें ताकि टैक्स की चोरी पर पूर्ण रूप से लगाम कसी जा सके। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में ही आबकारी विभाग की बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि डिस्टिलरी में शराब का उत्पादन, स्टॉक, वाहन में रवानगी तथा दुकान तक पहुंचने और दुकान में भी बिक्री और स्टॉक का सारा डाटा दर्ज किया जा सके। विभाग द्वारा तैयार किए गए सिस्टम के ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने आज कुछ अन्य सूचनाएं भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल पर क्यूआर कोड अंकित किया जाए। इसके बाद पेटी पर अलग क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन से क्यूआर कोड की बोतलें हैं। विभाग के इस कदम से जहां शराब की तस्करी पर रोक लगेगी, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री ने अवैध शराब पर अंकुश लगाकर अधिक से अधिक टैक्स में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि उससे प्राप्त आय को प्रदेश के विकास में लगाया जा सके। प्रदेश के कला एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से रोहतक में आयोजित किए गए सांझी उत्सव का आज समापन हो गया। इस उत्सव में प्रदेश भर की महिला कलाकारों ने हरियाणा की लोक पारंपरिक कला को दर्शाया। साथ ही सांझी विरासत व पारंपरिक वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। हरियाणा की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने सांझी माता को समर्पित तथा अन्य लोकगीतों को प्रस्तुत किया। महिलाओं की ओर से नवरात्रों के दौरान दीवार पर सांझी बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र से लुप्त हो रही इस कला को संरक्षित करने के लिए ही कला एवं सांस्कृतिक विभाग ने सांझी उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में भाग ले रही महिला कलाकारों ने कहा कि हरियाणा की पारंपरिक धार्मिक आस्था से संबंधित इस कला को संरक्षित करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था के साथ ही कला भी जुड़ी हुई है। का उत्साह है वो देखते ही बनता था, क्योंकि यहाँ हजारों महिलाएं आई हैं देखने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ अपने बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ फोटो खींच करके सहेजने के लिए। और ये जो प्रोग्राम एक उत्सव जो है
वो मैं कहूँगी इसमें उत्सव, क्योंकि ये उत्सव जो इतने दिन का रहा है, इसमें गाना बजाना, नाचना, सांझी के गीत, सांझी का आरता करना और सांझी जिमाना, वो सारी जो मतलब ओरिजिनल होया करती, वो सारी चीज़ और हमने देखने मिली है। और मेरी टीम भी यहाँ पहुँची है हिसार से। और जो सांझी का है, सांझी आसोज में जब मावस आजा है तो मावस से पहले ही चांद सितारे जोड़ से माटी लियाकर है वो बनावे हैं, और जो नेचुरल कलर है वो करया करती, और फिर कट्ठी होया करती, होया करती सांझी गाल लांगे, हाय हमारी दीवार पर हमारी डोली पर सांझी गाल लांगे, तो छोरिया में पहले मतलब एक उत्साह सा होया करता। तो नौरता जब शुरू हो जाए, पहले नौरते से सांझी की पूजा होने लग जाए और 10वीं में उसका विसर्जन हुआ है। हरियाणा लोक कला संघ रोहतक के अध्यक्ष व आयोजक रघुविंदर मलिक ने कहा कि अन्य प्रदेशों की आस्था से जुड़ी कला का विस्तार हो रहा है। वे चाहते हैं कि हरियाणा की पारंपरिक धार्मिक आस्था से जुड़ी सांझी का प्रचार प्रसार भी अन्य राज्यों में हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सांझी उत्सव का आयोजन किया गया। दिखाने का मतलब तो यही होता है कि भाई हमारी दादी परदादी जो किया करती, हम उन चीज़ों को किस तरीके से सीखें, तो उन चीज़ के लिए फिर हमने ये इन चीज़ों को वो दिखाया है। और इस बहाने से जितने भी दूसरे डिस्ट्रिक्टों से आए वो भी सीखें। और उसमें साथ में एक अपनी लोक कला की प्रदर्शनी भी की है कि भाई हमारे ग्रामीण महिलाएं जो थी गाँव में, घरों में उस ज़माने में क्या क्या होता था। तो जिस तरीके से हमने ये देखा रखे कि भाई वही चाखड़े किस तरीके के हुआ करते, आधुनिक जब पढ़े लिखे नहीं थे मगर उन्हें ये पता था कि इन चीज़ों के उपयोग से शरीर ठीक रहेगा। और ये देखने के आज आयुर्वेद में भी बताने लगे कि भाई इन चीज़ों का उपयोग करे रखो। मकसद यही है कि देर आए दुरुस्त आए। जिस तरीके से चौसी का मैं पैर हूँ, यह हैंडमेड कपड़ा है, उसी तरीके से ये और भी चीज़ें हैं जिसके इस तरीके से हम अपने पड़ोस में से लेकर बनवा लेते थे। बाज़ार में खर्चा नहीं करते थे, घर में जो चीज़ मुहैया होती थी उन्हीं चीज़ों से मुहैया हो जाते। अब जैसे ये है घिया तुम्बा है, उस टाइम पर लस्सी डालनी होती थी तो इसमें डाल कर ये घिया है, अब उस तरीके से डाल के ख़राब नहीं होगी। अब इसके लिए थर्मस लेनी पड़ेगी, थर्मस के पैसे लगेंगे। सब्जियों के रेट जब औंधे मुंह गिरते हैं तो किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। स्टोर करने की क्षमता किसान के पास नहीं होती, लिहाजा कई बार उसे अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। लेकिन अब किसानों को मंदी के दौर में अपने ही हाथों अपनी फसल नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्रायर मशीन का विकल्प किसानों के सामने है। इसमें किसान अपनी सब्जी को काटकर ड्रायर मशीन के माध्यम से ड्राई करके एयर टाइट पॉली बैग में भरकर रख सकता है और बाद में रेट बढ़ने पर बेच सकता है। केंद्र के सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश बताते हैं कि एक निजी कंपनी की ओर से ये मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। कंपनी की तरफ से मशीनों के बारे में जानकारी दी गई है। पहले सब्जी की स्लाइस करके मशीन की जालीदार ट्रे में रखकर बाद में मशीन को ऑन करके 45 डिग्री तापमान पर सब्जियां रखी जाएंगी और एक निश्चित समय के बाद सब्जियों को बाहर निकालकर एयर टाइट पॉलीथीन में पैक कर दिया जाएगा, जिसके बाद मार्केट में इस सब्जी को सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक विकल्प है जिसे किसान अपना सकते हैं, पर उसका रेट सही नहीं मिलता किसानों को कभी कभार। तो उस केस में वो किसान क्या करते हैं, ज्यादातर सब्जियां अपनी सड़क पे फेंक दी, डंप कर दी, खेत में ही बहा दी, ट्रैक्टर चला के जोत दिया। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो सब्जियों को अपने ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, उनकी कटिंग कर ली, अपने चिप्स बना लिए और फिर उसकी ड्राइंग करके सुखा लिया और उसकी प्रोसेसिंग करके आगे बेच सकते हैं। तो इसका जो मेन ड्रायर का उद्देश्य है वो यही है कि किसान अपने लेवल पे प्रोसेसिंग करे और जो भी कॉर्पोरेट्स हैं चाहे तो उनसे टाई अप करे और उनको प्रोसेस करके अपना सामान बेच सकता है। ड्राई फॉर्म ऑफ सब्जियों की जो ड्राई फॉर्म में रहती है वो रहती है। तो वो सेम चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करके आप सब्जियों की प्रोसेसिंग करके आगे कंपनीज को बेच सकते हैं। आप किसी तरीके की सब्जियां भी ड्राई कर सकते हैं। जैसा कि हमने कंपनी वालों से भी क्लेम पूछा था तो उन्होंने कहा सर टमाटर की स्लाइसेस से लेके आप इसमें जो आपके आलू के चिप्स हैं, आप चाहें तो आपके ग्रीन कैप्सिकम है, कलर कैप्सिकम, उनकी भी ड्राइंग करके आप इनको बेच सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी तोमर ने बताया कि इस तरह की मशीन किसानों के लिए वरदान है। ये नई तकनीक है जिसे किसानों को अवश्य प्रयोग करना चाहिए। नहीं मिल पाते और रेट नहीं मिलने की वजह से किसान उतना फायदा नहीं उठा पाता। तो वेजिटेबल ड्रायर मशीन जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है किसान के लिए और मैं तो हरियाणा सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि इस तरह की मशीनें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। किसान इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में सब्जी होती है और मार्केट में रेट उनका अच्छा नहीं मिल पा रहा होता है तो इस
इस मशीन के जरिए उसको ड्राई कर सकते हैं, ड्रायर मशीन से उसको सुखा सकते हैं वो, और सुखा करके उसका ऑफ सीजन में उसकी पैकिंग कर सकते हैं। अच्छे से पैकिंग करके इसको रखेंगे तो उसमें वो खराबी नहीं आएगी। प्रदेश में किसान अब पराली जलाने की जगह फसल अवशेष प्रबंधन अपना रहे हैं। किसानों की ये पहल उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बनी है और इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो रही है। कुछ समय पहले तक पराली जलाने वाला किसान अब जागरूक हो गया है। अब किसान जान गया है कि पराली को जलाना प्रदूषण कारक है और लोगों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। कुरुक्षेत्र के किसानों ने बताया कि अब वे पराली को जलाने की जगह उसे खाद के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं या फिर उसकी गांठें बनाकर बेच रहे हैं। किसानों के लिए ये बात भी उत्साह पैदा करने वाली है कि कृषि यंत्रों से पराली प्रबंधन करने पर उन्हें प्रति एकड़ 1000 रुपये अनुदान के रूप में मिल रहे हैं। उनका मानना है कि पराली को जलाने से उनकी सेहत पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अब किसान पराली न जलाने का संकल्प ले रहे हैं। ये सब इसलिए भी जरूरी है कि पराली प्रबंधन से ही वास्तविक कृषि प्रबंधन संभव है। एक है गांठे बनवाना, दूसरा है खेत में ही पराली को मिट्टी में मिला देना। सबसे पहले जो गांठों का प्रबंधन आप पीछे देख रहे हो, उसका तो ये है भी जिन भाइयों ने सब्जी लगानी है उनके लिए वो प्रबंधन बढ़िया है, ताकि उनकी बिजाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सब्जी में पराली को मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसकी गांठें बन के वो किसी गत्ता मिल में, किसी फैक्ट्री में चली जाती है, वहाँ पे उसका जो है ब्रॉयलर में डल के वो बिजली वगैरह बनाते हैं उसका। दूसरा प्रबंधन जिन भाइयों ने, किसान भाइयों ने गेहूं का वो करना है ना, गेहूं की बिजाई करनी है, उसके लिए इससे बढ़िया प्रबंधन कोई नहीं कि सुपर सीडर से जैसे ही कंबाइन चले उसके पीछे पीछे सुपर सीडर को चला दो। सुपर सीडर चलेगा, वो पराली को बिल्कुल मिट्टी में मिक्स कर देगा, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। पराली बहुत बढ़िया है, हम बना रहे हैं, उसका गंठा गुंठा काट बना के घेर रहे हैं। इससे माना फायदा, इससे एक तो प्रदूषण नहीं होता और दूसरी बात ये खाद भी लगता है इसका काम तो ये हमारे गंठा और डो रहे हैं। हाँ, 1000 रुपये सरकार से मिलता है, सरकार हमारे 1000 रुपये देगी, लेगा वो भी अच्छा है, और बाकी ये काम ठीक है। बहुत बढ़िया। पहला प्रदूषण भी हो था, लोग बाड़ा करते आग जला दे, आँखा में भी असर हो था भाई, सांस लेने में दिक्कत हो करती लोगों ने। यू बढ़िया अपना 1000 रुपये मिला गांठ, 1 किलो की गांठ बनवाई के अपना, पहला तो बहुत बढ़िया लगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करते हुए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद स्मृति समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीआरएफ बल आपदा के समय हमेशा तैयार रहता है। इस बल ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं। बटालियन हैं और देश के सभी हिस्सों में इनके 34 रीजनल रिसोर्स केंद्र भी स्थापित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब कोई आपदा होती है और एनडीआरएफ के लोग आ जाते हैं तो पब्लिक के अंदर एक बड़ा सेटिस्फेक्शन नज़र आता है कि अब एनडीआरएफ के जवान आ गए हैं, अब जो भी मुसीबत आई है उसको हम हैंडल कर पाएंगे। ऐसे कई अवसर आए हैं जब एनडीआरएफ जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सहित सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का
हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही सफल रहा और भारत के आतिथ्य की दुनिया भर में प्रशंसा की गई। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं, जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति के तहत स्थापित गवर्निंग काउंसिल की नवनियुक्त चेयरपर्सन एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस दिशा में सकारात्मक योगदान देने के लिए सभी आवश्यक कार्य करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक संपन्न फिल्म निर्माण केंद्र बनने की जबरदस्त क्षमता है। प्रदेश की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, एक सुरक्षित वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व इसे फिल्म और मनोरंजन उद्योग के पनपने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री श्रीमती मीता वशिष्ठ को गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिन्हें हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। आज विश्व पोलियो दिवस है। हर साल ये दिन पोलियो माइलाइटिस बीमारी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत पोलियो के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमेशा सतर्क रहा है। 13 जनवरी 2011 को विश्व पोलियो संक्रमण का आखिरी मामला सामने आने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नियमित टीकाकरण अभियान ने भारत में बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद की है। हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों का जश्न मनाता है और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। बीते एक दशक से भारत पोलियो मुक्त रहा है। केंद्र सरकार हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करती है। इसका मकसद है कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिले। पोलियो के खिलाफ भारत की रणनीतिक लड़ाई टीके से बचाव किए जाने वाले बीमारियों के संबंध में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की सफलता की एक कहानी है। सभी लोगों को लगातार सचेत रहने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाए। मिशन इंद्रधनुष या पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को ऐसे घातक रोगों से बचाना है। चूंकि हमारे पड़ोसी देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं, इसे देखते हुए और भी सतर्क रहने और टीकाकरण अभियान के समय बच्चों को पोलियो टीका पिलाने की जरूरत है। पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 5 साल से कम उम्र के 15 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। कोई भी बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए मजबूत सूक्ष्म नियोजन के जरिए घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। सरकार पड़ोसी देशों से लगे बॉर्डर पर पोलियो बूथ बनाकर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है ताकि दूसरे देशों से पोलियो का वायरस हमारे देश में ना घुस पाए। भारत ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो टीके को भी शामिल किया है ताकि पोलियो के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन पाए।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।